अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्म में बम्बी साहब एक भेड़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करने से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान कर रहे थे कि इसी दौरान उस्मान आइब्रस को अपने घोड़े पे लिए कबीले में दाखिल होता है। तमाम लोग खैर व आफियत की दुआ करते हुए उस्मान के पास जमा होते हैं। ये हालत देखकर इसकी मंगेतर बरछीन और वहाँ मौजूद तमाम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। आइब्रस बमसी से कहता है, बाबा मुझे दुनिया और रोज़े महशर में माफ़ कर देना, मैं अपना वादा ना निभा पाया। ये कहते हुए आइब्रस कलमा शहादत पढ़कर इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाता है। बरछीन अपने होशो-हवास खो देती है और उस्मान का गला पकड़ती है। आप इसे कैसे मौत के घाट उतार सकते हैं? आपने इसकी हिफाजत क्यों नहीं की? बमसी बरछीन को खामोश करवाते हुए तमाम सूरत-ए-हाल की वजह पूछते हैं। उस्मान बताते हैं कि हमारे खिलाफ एक जाल बिछाया गया था, मैंने अपने भाई की बहुत हिफाजत की लेकिन इसे बचाने में नाकाम रहा। ये सुनकर धुंधार साहब कहते हैं, जो भेड़ अपने रेवड़ से अलग हो जाए तो फिर इस पर जंगली जानवर हमला करते हैं। ये सुनकर बमसी साहब कहते हैं, मुझे अपने बेटे पर बहुत फ़ख्र है जिसने अपने भाई के साथ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। दूसरी जानब मेगाला सोफिया से मिलता है और कहता है कि हम उस्मान को मारने में नाकाम रहे। वो जिस दलदल में गिरा था हम नहीं जानते वो कैसे बाहर आ गया। ये सुनकर सोफिया गुस्से से आप बाहर हो जाती है और कहती है कि मुझे उम्मीद है तुम्हारी ये नालायकी मुझे किसी और मुसीबत में नहीं डालेगी, अब तुम मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाओ। फिर मेगाला इसे बताता है, हमने उस्मान के सबसे करीबी दोस्त यानी बमसी के बेटे को ख़त्म कर दिया है और इस वक्त कबीले में इसकी मौत का शोक मनाया जा रहा है। ये सुनकर सोफिया कहती है कि अब उम्मीद है उस्मान की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। उन्होंने से कहती हैं कि हम इन गद्दारों को पकड़ लेंगे जिन्होंने यहाँ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन क्या आपको इस बात पे यकीन है कि गद्दार इसी किले में मौजूद हैं? है कि हमारे साथ गद्दारी हुई है और मैं जानता हूँ गद्दार इसी किले के अंदर है, किले के बाहर से नहीं। लानूस से कहता है, जाओ खाली हाथ मत आना, कोई सुराग ढूंढ कर लाओ। उस्मान अपने चचा की मुखालफत के बावजूद अपने सिपाहियों के साथ किले में दाखिल होने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। लड़कियां जिन्होंने उस्मान की जान बचाई थी वो दरअसल किले में मौजूद पादरी से मिलने आई थीं। में से एक लड़की पादरी से पूछती है कि किले की क्या सूरत हाल है। पादरी कहता है कि किले की सूरत हाल ठीक नहीं है क्योंकि गवर्नर पर कातलाना हमला हुआ है। लड़की कहती है, लेकिन हमने तो गवर्नर को कोई बुरा काम करते हुए नहीं देखा। पादरी कहता है, गवर्नर जो कईयों से मुआहदा करने जा रहा था, लगता है वो दुश्मन को पसंद नहीं आया। दूसरी तरफ सोफिया करलानूस से मिलने जाती है और उसे कहती है, मैं बहुत दर्द में हूँ, मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह सुनकर करलानूस भी सोफिया से कहता है, मैं भी हर रात तड़प तड़प कर तुम्हारे बिना गुजारता हूँ, हम गवर्नर का क्या बिगाड़ सकते हैं। यह सुनकर सोफिया कहती है कि मैं आज रात सितारों से बात करूँगी, फिर जो कुछ होगा मैं तुम्हें बताऊँगी। बमसी आइब्रस की तदफीन के बाद उसकी कब्र से तलवार उठाकर कहता है कि ये तलवारें हम उस वक्त तक कब्रों में नहीं रखेंगे जब तक हम अपने शहीदों का बदला नहीं ले लेते। वो तलवार उस्मान को देते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने शहीदों का बदला नहीं ले लेते तुम ये तलवार अपने पास ही रखोगे। उस्मान उस तलवार की कसम उठाकर कहते हैं, आइब्रस के कातिल सिर्फ अपनी मौत तक ही भाग सकते हैं, दुश्मन इस तलवार की ज़ब्त में आकर ज़रूर कत्ल होंगे। यह गार में अपने आका से मिलने जाती है और उन्हें कहती है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, अगर आपका आदमी नकोला वहाँ वक्त पर ना पहुँचता तो उस्मान उसका मुंह खुलवा कर सब कुछ गुलवा लेता। सोफिया यनीद को कहती है कि उस्मान पहली खंजर से वार कर चुका है, उसकी आंखें मुझे एक शिकारी की तरह नजर आती हैं। कहता है कि मुझे आज रात गवर्नर की लाश चाहिए और करलानूस की रूह, और जहाँ तक रही बात उस्मान की तो उसका अंजाम भी अपने साथी जैसा ही होगा। दूसरी तरफ उस्मान किले में सामान ले जाने वाले सिपाही का पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। सिपाही उस्मान से कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं इस किले का मुलाजिम हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, मैं इसके बदले तुम्हें सोने का सिक्के दूंगा। इस पर सिपाही कहते हैं कि हम तुम्हें इसके बदले सोने के सिक्के देंगे, लेकिन तुम्हें पहले हमारा काम करना होगा। उस्मान उसकी ड्रम वाली गाड़ी में छुप जाते हैं और उस सिपाही की मदद से किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं।
کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی محنت سے ان مشروب والے ڈرموں کو قلعے کے اندر لایا، ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ ہم ان کا ذائقہ چکھیں۔ وہ سپاہی جیسے ہی ڈرم کا ڈھکن اٹھاتا ہے تو عثمان اس میں سے نکل کر اس سپاہی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان ایک خفیہ راستے سے گورنر کے کمرے میں داخل ہو کر کہتے ہیں کہ آپ پر چلائے گئے تیر جب اپنی ہدف کو نہ پہنچے تو قبیلے سے نکلنے کے بعد انہوں نے آئبرس اور مجھ پر حملہ کیا۔ یہ سن کر گورنر بہت غمگین ہو جاتے ہیں اور عثمان کہتا ہے کہ وہ دراصل مجھے مارنا چاہتے تھے کیونکہ میں نے آپ کے قلعے میں جان بچائی تھی۔ عثمان گورنر کو کہتا ہے کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ غدار کو اپنے ارد گرد ہی تلاش کریں کیونکہ آپ چاروں طرف سے غداروں میں گھرے ہوئے ہیں۔ عثمان گورنر کو کہتا ہے کہ آپ اس قلعے میں سب سے زیادہ کس پر اعتبار کرتے ہیں؟ اس میں گورنر کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی اور کالانوس پر اعتبار کرتا ہوں۔ تو اس پہ عثمان کہتے ہیں تو پھر سب سے پہلے انہی سے شروع کیا جائے۔ اس بات پر گورنر کو غصہ آتا ہے اور وہ عثمان سے کہتا ہے کہ یہ مجھ سے کبھی غداری نہیں کر سکتے۔ یہ کہتا ہے غداری دور سے نہیں قریب سے کی جاتی ہے۔ پھر عثمان گورنر کو کہتا ہے کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے 3 بھروسے مند آدمی آپ کے قلعے میں ہی رہیں گے تاکہ غداروں کا پتہ کیا جا سکے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد گورنر عثمان کی پیشکش کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر گورنر عثمان سے کہتا ہے کہ اس طرف سے مت جاؤ، یہاں پر بہت سپاہی ہوں گے، تم دوسری طرف سے جاؤ۔ جیسے ہی عثمان دروازے سے باہر نکلتا ہے ایلن عثمان کو گورنر کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیتی ہے۔ ایلن گورنر کے کمرے میں جا کر اسے کہتی ہے کہ میں آپ کے لیے ایک خبر لائی ہوں۔ گورنر اس بات پر کہتا ہے کہ تم یقیناً ایک بری خبر لائی ہوگی۔ ایلن گورنر کو کہتی ہے کہ میں نے صوفیہ کو آپ کے ساتھ بے وفائی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس بات پہ گورنر ایلن کو پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کیا تم اپنے ہوش و واش میں یہ کہہ رہی ہو؟ اس بات پہ ایلن گورنر کو کہتی ہے کہ میں نے جو دیکھا ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد گورنر اپنے کمرے سے غصے سے نکل کر صوفیہ کے کمرے میں جاتا ہے۔ وہاں وہ صوفیہ کو کالانوس کے گلے لگے دیکھ کر شدید غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے تمہیں پیار کیا۔ پھر گورنر اپنا خنجر نکال کر کالانوس کی طرف بڑھتا ہے اور صوفیہ کہتی ہے میں آپ کو یہ نہیں کرنے دوں گی۔ صوفیہ گورنر کو کہتی ہے کہ اس میں کالانوس کی کوئی غلطی نہیں، میں نے اس سے پیار کیا ہے۔ غصے سے کالانوس پر حملہ کر دیتا ہے اور خود اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ کالانوس گورنر کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیتا ہے۔ صوفیہ گورنر کی لاش کو اس کے کمرے سے نیچے پھینک دیتی ہے اور اس کا الزام عثمان پر لگا دیتے ہیں۔ عثمان گورنر کی لاش کو اپنے سامنے دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ ہر طرف ایک آواز آ رہی ہوتی ہے کہ گورنر کو مار دیا اور عثمان اس کا قاتل ہے، اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔